ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है इसका हम लोग एग्जांपल 3 नंबर 3.4 पढ़ रहे हैं. That the ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. How high will the ball rise? अब ये बेसिकली मोशन एंड ग्रेविटी के सवाल हैं और इसमें मैं थोड़ा अपना ही मैटर आपको देना चाहूँगा. मेरे मेथड्स एनसीईआरटी से हल्के से डिफरेंट हो सकते हैं पर काफ़ी सिस्टमैटिक डिस्कशन रहेगा. तो आप हेडिंग दे दीजिए. मोशन एंड ग्रेविटी. अगर अर्थ की सरफेस के पास हम लोग ये मान सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी होता है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. Acceleration in any object near the surface of Earth is constant. सबसे बेसिक बात तो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के पास आप रिलीज करेंगे तो उस पर जो एक्सीलरेशन होगा अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा और फोर्स अपॉन मास से हम एक्सीलरेशन निकालेंगे. वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. वो एक्सीलरेशन किस वैल्यू पे कांस्टेंट है इस समय हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बनाना तो पड़ेगा. जो ए है ये सी ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है. इस एक्सेलरेशन की वैल्यू सवाल में हमें बता दी जाएगी. हम वैसे एसआई यूनिट में ही काम करेंगे पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पे से फिलहाल आप ध्यान हटा लीजिए और केवल ये कहिए ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है. क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए असली बात है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. लिख दीजिए ऑल द इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन. ऑल द इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन can be applied. All the equations of constant acceleration motion can be applied for objects in motion near the surface of Earth. So can be applied for objects in motion near the surface of Earth. अर्थ के पास जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं जिन्हें हमने अपने हाथ से छोड़ दिया है या तो नीचे छोड़ दिया है या नीचे फेंक दिया है या ऊपर फेंक दिया है उनमें एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी वैल्यू पे कांस्टेंट रहती है और इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशंस यहाँ आप लगा सकते हैं. v = u + at आप लगा सकते हैं. v² = u² + 2as आप लगा सकते हैं. s = ut + ½ at² आप लगा सकते हैं. फर्क केवल इतना है कि आपकी बार मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और इसलिए हम x की जगह y की बात किया करें. लिख दीजिए here displacement is in vertical direction. यहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है. So here in these numericals displacement should preferably be written as y. इन न्यूमेरिकल्स में डिस्प्लेसमेंट को प्रेफरेबली y लिखना चाहिए. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय x. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है
उसको x से डिनोट करते हैं. And in general, a displacement is represented by s. In general, displacement को s से लिखते हैं. x डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो तो आप इसे x से लिखें तो बेटर है. y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और इसे आप y से लिखें तो बेटर है, वरना s से भी लिख सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है x और y लिखना, कोई कंपलसरी नहीं है. ध्यान चला जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई परेशानी की बात नहीं. तो इन डिस्कशंस में मैं x की जगह y लिखूंगा और a की जगह g लिखूंगा. तो मे बी v इज टू u प्लस gt ऐसी इक्वेशन आएगी. v स्क्वायर इज टू 0 स्क्वायर प्लस 2g. y लिखूंगा और y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर. जहां डिस्प्लेसमेंट आता था वहां मैंने y लिख लिया, और जहां a आता था वहां मैंने g लिख लिया. इनिशियल वेलोसिटी को आप चाहें तो u से लिखें, आप चाहें तो v नॉट से लिखें, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करते हैं. एवरीथिंग इज फाइन. फिलहाल सारा ध्यान मेरा y और g की तरफ है. a के बदले में g लिखना चाहूंगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए y लिखना चाहूंगा. इक्वेशंस तो इसके सभी न्यूमेरिकल में कुछ ऐसी ही बनेंगी, पर इसमें साइन कन्वेंशन की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किसे प्लस लेना है और किसे माइनस लेना है. तो सीधे लिख दीजिए. चलिए ये लिख दीजिए वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. इसमें जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल 3 टाइप्स में बांटे जा सकते हैं. ये पढ़ाया जाने का स्टैंडर्ड तरीका नहीं है. इस तरीके को डायरेक्टली एनसीईआरटी ने फॉलो नहीं किया है. पर अगर न्यूमेरिकल आप इसकी सारी वैरायटी बनाना चाहते हैं, वो भी परेशान हुए बगैर, तो मुझे एक सिस्टमैटिक मेथड इसका आपको देना ही पड़ेगा. तो टाइप 1 न्यूमेरिकल लिख दीजिए. टाइप 1 न्यूमेरिकल. टाइप 1 न्यूमेरिकल में आप जमीन पे खड़े हैं, लिख दीजिए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड. An object is thrown upwards from ground and is observed. An object is thrown upwards from ground and is observed when it is still above the point of projection. Object is thrown upwards from the ground and is observed when it is still above the point of projection. इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया, फिर आप जानते हैं कहीं रुकेगा और फिर वापस नीचे गिरेगा. पर हम अब ऊपर की जर्नी को और रिटर्न जर्नी को अलग अलग ट्रीट करना नहीं चाह रहे. हम कुछ ऐसा तरीका पढ़ना चाह रहे हैं कि ये पूरी जर्नी एक ही इक्वेशन से कवर हो सके. इसमें अपवर्ड पत्थर ऊपर जाएगा, वो अपवर्ड जर्नी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा और फिर वापस नीचे आना शुरू कर देगा. इन 2 जर्नी को अलग अलग पार्ट्स में ना बांटा जाए. इनकी 2 अलग अलग इक्वेशन अगर लिखनी पड़ी तो सब बेकार हो जाएगा. मेरा ये कहना है ये ग्राउंड है. अगर ऑब्जेक्ट को आपके ऊपर फेंका है तो ये रिटार्डेशन, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और फिर वापस लौटेगा. मैं इसे थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अपवर्ड जर्नी तो रिटार्डेड है ही, इवन इसकी डाउनवर्ड जर्नी भी रिटार्डेड. ऐसा ही कुछ लिख दीजिए कि एंटायर जर्नी इज रिटार्डेड. एंटायर जर्नी इज रिटार्डेड. ऊपर जाना भी रिटार्डेड है और नीचे आना भी रिटार्डेशन. पूरी जर्नी रिटार्डेड. और इसलिए इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में ए को लेना चाहिए हमें -g. पत्थर ऊपर फेंका है,
ग्रेविटी के अगेंस्ट पत्थर ऊपर जा रहा है, इट इज स्लोइंग डाउन, ये स्लो हो रहा है, इसकी स्पीड 5 4 3 2 1 0 हो रही है। इसकी वापसी यात्रा भी रिटार्डेशन है, फिलहाल आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, इसकी वापसी यात्रा भी रिटार्डेशन है। और अगर आप ये मान लेते हैं तो बस E इज इक्वल टू यू प्लस माइनस GT, G को नेगेटिव डाला जाएगा, E स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस GY एंड Y इज इक्वल टू UT प्लस हाफ माइनस GT स्क्वायर। G को नेगेटिव लेना है आपको, G को नेगेटिव लेना है, ये आपका y यानी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ जाके यहाँ आया है तो ये डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वह डिस्प्लेसमेंट है। इसमें हम लोग अपना एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर रहे हैं, ये x है, ये y है, इस डायरेक्शन में x को पॉजिटिव मानेंगे, कहीं x आ ही नहीं रहा है, हर केस में अपना अलग रेफरेंस फ्रेम अटैच करना चाहिए। इस डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैं चीजों को पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसीलिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने इनिशियल वेलोसिटी को भी पॉजिटिव माना और y को भी पॉजिटिव माना, और g की डायरेक्शन तो हमेशा नीचे होता है, इस डायरेक्शन में G को नेगेटिव लिया, ये रेफरेंस फ्रेम है। ऐसा लिख लीजिए साइन कन्वेंशन। यहाँ साइन कन्वेंशन ये है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन आर कंसिडर्ड टू बी प्लस y। यहाँ हमारा कन्वेंशन ये है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है उसे हम पॉजिटिव मानेंगे। सो सिवाय G के यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है। रिटार्डेड मोशन अगर आप इसे मानते हैं, रिटार्डेड मोशन मानते हैं तो G तो नेगेटिव होना ही चाहिए। रिटार्डेड मोशन अगर आप मानते हैं तो G तो नेगेटिव होना ही चाहिए। इसकी स्पीड पहले हुई 5 4 3 2 1 0 और इसके बाद है -1 -2 -3 -4। जब ये रिटर्न जर्नी में है ना तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, सॉरी इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसे लिख दीजिए इन द रिटर्न जर्नी दो द स्पीड इज डिक्रीजिंग, though the speed is decreasing, sorry, though the speed is increasing, but in negative direction, फिगर 3.10 का जो डी वाला केस है ना, अगर हम इस जर्नी का ग्राफ बनाए तो ऐसा ही है। अगर इस जर्नी का ग्राफ बनाए, यहाँ वेलोसिटी मान लेते हैं 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। यहाँ पर स्पीड तो 1 ही है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। स्पीड 5 4 3 2 1 0 और फिर 1 2 3 4 5 हो गई। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो +5 +4 +3 +2 1 +0 -1 -2 -3 -4 -5। अगर मैं इसका VT ग्राफ बनाऊं तो मोशन रिटार्डेड है, इसका VT ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका VT ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ शुरू में जब t 0 पे इसकी वेलोसिटी +5 है, फिर यहाँ 0 हुई और यहाँ पे -5 है, इसका VT ग्राफ ऐसा बनेगा। ये VT ग्राफ है और ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है। अगर VT ग्राफ के एरिया की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है क्योंकि पार्टिकल वापस वहीं आ गया है, डिस्प्लेसमेंट 0 है और अभी भी डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। अगर ऐसा VT ग्राफ में बना था, अगर ऐसा VT ग्राफ में बना था ये, तो ये एरिया 0 नहीं आता। अपवर्ड जर्नी में तो वेलोसिटी घट ही रही है 5 4 3 2 1 0, तो ये मोशन रिटार्डेड है। अब वापसी जर्नी में अगर ये 1 2 3 4 5 वेलोसिटी में लेता
तो इस ग्राफ का एरिया 0 नहीं आता, जबकि इस ग्राफ का एरिया 0 आना चाहिए। ये तो हमें पक्का पता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, ऐसे लिख दीजिए when the particle returns back to the ground, जब पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। So area under the VT graph, when the particle returns back to the ground, the displacement is 0 है। तो हमें पक्का पता है कि जब इनिशियल पोजीशन जहां थी पार्टिकल फाइनली उसी पोजीशन पे वापस आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली 0 है ही। सो एरिया अंडर VT ग्राफ शुड आल्सो बी 0, और इसका मतलब यही VT ग्राफ सही है। और अगर यही VT ग्राफ सही है तो फिर ये जर्नी बाद में भी रिटार्डेड ही कहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि डाउनवर्ड जर्नी एक्सीलरेटेड है, अगर आपको लगता है डाउनवर्ड जर्नी एक्सीलरेटेड है, तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, पर फिर ग्राफ का एरिया 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हम तो रिटार्डेशन की ये बात जानते ही हैं कि अगर स्पीड मतलब पार्टिकल इन रिटार्डेशन में बी स्पीडिंग अप, ये रिटार्डेड मोशन में इसकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि आप इसकी पहले आप इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन को डिफाइन पहले ही कर चुके थे। फिर से एक बात ब्रैकेट में लिख दीजिए, 4 स्टार लाइक पॉइंट है तो अ पार्टिकल इन रिटार्डेड मोशन may be speeding up. Retarded motion, a particle in retarded motion may be speeding up. For example, return journey of an object thrown up. एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है, जब वो वापस लौट रहा है तो उसकी मोशन रिटार्डेड है, हालांकि उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो ये वाला डिस्कशन थोड़ा सा टफ है, इस पे ज्यादा ध्यान अभी ना दें, इनिशियली इस बात पे ध्यान ना दें। सिर्फ एक बात पे ध्यान दें कि जब आपने जमीन पे खड़े होकर पत्थर को ऊपर फेंका है तो सिर्फ G नेगेटिव होता है, सिर्फ इस बात पे ध्यान दें, बाकी किसी बात पे ध्यान ना दें। इसका VT ग्राफ कैसा होता है उस पर भी ध्यान ना दें। हाँ, जब ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ये आप आसानी से समझते हैं, तो इसको कर लें। जो आसान है इस डिस्कशन में वो आप कर लें, और जो कठिन है वो छोड़ दें। आपसे न्यूमेरिकल बनने की अगर बात है तो आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए कि जब मैंने से नीचे से फेंका है और टाइम भी मैं नीचे से ही गिन रहा हूँ, असली बात ये है कि टाइम भी मैं जब नीचे से ही गिन रहा हूँ, तो मुझे इससे मतलब मुझे न्यूमेरिकल में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये पत्थर अभी ऊपर ही जा रहा है, इसने वापस आना शुरू कर दिया। मैं तो पूरी जर्नी को रिटार्डेड मान सकता हूँ। लिख दीजिए कि when an object is thrown up from ground, then we need not think that the object is still going up. हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट अभी भी ऊपर जा रहा है और इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट अभी ऊपर जा रहा है या इसने नीचे आना शुरू कर दिया। लिख दीजिए, अगली लाइन में लिखिए कि इफ टाइम इज काउंटेड, if total time is counted from the instant of throwing the object upwards, if the time is counted from the instant of throwing the object up, time is counted from the instant of throwing the object up, then just take G to be negative and block all your thoughts. अगर आपने ऑब्जेक्ट को t=0 आपका ये है और कह रहा भाई 5 सेकंड बाद ये कहाँ होगा, तो मेरे को लिखना y=ut - ½
GT स्क्वायर, और इसमें T को 5 डालना है। मुझे नहीं सोचना कि ये ऊपर जब जा रहा है या नीचे आ रहा है। हाँ, थोड़ी देर बाद देखेंगे, अगर हम टाइम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो फिर रिटर्न जर्नी को कुछ और तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। और ये गलती आप कभी ना करें। आपकी टेंडेंसी तो होगी, आप चाहोगे तो इस पार्ट की इक्वेशन अलग लिखें और इस पार्ट की इक्वेशन अलग लिखें, फिर सारा मजा खत्म हो जाए। इनिशियली थोड़ा सा इच्छा होगी आपकी, उसको दबाइए और इस पूरी जर्नी को जी को नेगेटिव लेके न्यूमेरिकल इक्वेशन बनाइए और उसे सॉल्व करिए, आपके सारे फाइनल आंसर मैच करें। कन्वेंशन अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकती है, पर फाइनल आंसर आपका हर बार सेम आया। अगर जमीन पे खड़े होके पत्थर को आपने ऊपर फेंका है तो ये पक्का है कि रिटार्डेड मोशन। अभी रट लेना है कि भाई मुझे इससे मतलब नहीं है कि ऊपर जा रहा है कि इसने वापस आना शुरू कर दिया है, मैं तो जी को इसमें नेगेटिव डालूंगा ही डालूंगा। एवरीथिंग एल्स विल बी पॉजिटिव। और जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन की इक्वेशंस होती हैं वो सारी लगा दीजिए, खत्म बात। आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा कन्वेंशन ये है कि मैंने x को इधर पॉजिटिव माना है, खैर मेरी इक्वेशन में कहीं x आ ही नहीं रहा है, मैंने y को ऊपर पॉजिटिव माना है, तो हर वो वेक्टर जो वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्टेड है दैट विल बी पॉजिटिव, एंड हर वो वेक्टर जो डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है दैट विल बी नेगेटिव। या सिर्फ g एक ऐसी चीज है जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है, g नेगेटिव है। मैं आपको y की डायरेक्शन के बारे में बता दूं, एक लाइन और लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने अभी पढ़ा तो है पर बहुत क्लियरली इसकी डायरेक्शन बताई नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ये बताया तो है कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो लिख दीजिए इट इज डिस्टेंस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डायरेक्शन बताने जा रहा हूं, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है तो पाथ कैसा था उससे मतलब नहीं है। मेरे डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट होता है I to F, इनिशियल टू फाइनल, इसका एरो होता है I to F। तो डिस्प्लेसमेंट भी अभी अपवर्ड्स है ना, ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी तो अभी प्लस y डायरेक्शन में है। अगर जमीन से खड़े होके मैंने पत्थर को ऊपर फेंका है तो जो भी अपवर्ड्स है वो प्लस साइन आएगा उसका, और जो भी डाउनवर्ड्स है उसका माइनस साइन आएगा। ये साइन कन्वेंशन, ये मैं इसे टाइप 1 न्यूमेरिकल कह रहा हूँ। आप स्कूल एग्जाम में टाइप 1 न्यूमेरिकल के नाम से इसे एड्रेस नहीं कर सकते। अगर कहता है ग्राउंड से पत्थर को ऊपर फेंका है तो बस आप इतना कह सकते हैं कि जर्नी रिटार्डेड है और इसलिए हम जी नेगेटिव लेंगे, और इसके अलावा आपको साइन कन्वेंशन, रेफरेंस फ्रेम, कोई भी बात स्कूल एग्जाम में करने की जरूरत नहीं। सिर्फ यही बोलिए कि मोशन इज रिटार्डेड एंड देयरफॉर जी इज नेगेटिव, और आपको यह ध्यान रखना है कि आप रिटर्न जर्नी को भी रिटार्डेड ही बोलें। अब हम दे रहे हैं हेडिंग टाइप 2 न्यूमेरिकल। टाइप 2 न्यूमेरिकल। अब पहले तो आप जमीन पे थे, अब आप छत पे चढ़ गए, और छत पे चढ़ गए हैं और ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ रहे हैं, वो नीचे आ रहा है। लिख दीजिए टाइप 2 में, टाइप 2 में एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप oblique thrown down from a height above the ground. An object is dropped, oblique thrown down from a height above the ground. ये है आप घर के टॉप फ्लोर पे चढ़ गए और वहां से एक ऑब्जेक्ट को आपने टपका दिया। ड्रॉप का मतलब होता है, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, छोड़ दिया, और थ्रोन का मतलब होता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ड्रॉप का मतलब है छोड़ दिया, नीचे ही जाएगा, और थ्रोन मतलब सम इनिशियल वेलोसिटी से। हमें ये ड्रॉप्ड और थ्रोन, हमारी इंग्लिश अगर कमजोर भी हो, हमें ड्रॉप्ड और थ्रोन का मीनिंग ना भी समझ में आता हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई डेटा उसने दिया है कि 5 मीटर पर सेकेंड
तो जरूर ये u इज इक्वल टू 5। डेटा नहीं दिया है तो u इज इक्वल टू 0। जब कुछ नहीं दिया है तो हमको 0 अज्यूम करना ही पड़ेगा, और जब कुछ दिया है तो फिर वो दिया ही है, वही यूज करना पड़ेगा। आप इसमें चिंता ना करें कि यार हमको कैसे, कहीं हम परेशान तो ना हो जाएंगे कि ड्रॉप्ड है कि थ्रोन है, इनसे चिपकने की कोशिश ना करें। मैथमेटिकल डेटा पे ज्यादा फोकस करें, लैंग्वेज पे नहीं। अगर कोई वैल्यू दी है तो वैल्यू आपको लेनी ही पड़ेगी, और कोई वैल्यू नहीं दी है तो 0 ही लेंगे शायद आप। खैर, मुद्दे की बात यह है अब की बार कि मैं ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ रहा हूँ और ये जर्नी एक्सीलरेटेड है, इसको बड़ा बड़ा लिख दीजिए, दिस जर्नी इज एक्सीलरेटेड। ये जर्नी एक्सीलरेटेड है, हम ये रेफरेंस फ्रेम अटैच कर सकते हैं। अब मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि मैंने इस डायरेक्शन को +y चूज किया है, ऐसा लिख दीजिए, ऑल वेक्टर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, all vectors in vertically downwards direction will be taken as positive. All vectors in vertically downwards direction will be taken as positive. ये हमारी मर्जी है, रेफरेंस फ्रेम हम अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी भी यही है, फाइनल वेलोसिटी भी यही है, जी भी यही है, और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स है तो पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स है तो पॉजिटिव, जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता ही है तो पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल होता है वो भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। एक्सेलरेटेड मोशन है, मैं तो खाली जी की चिंता कर रहा हूँ। एक्सेलरेटेड मोशन है, मैं तो खाली जी की चिंता कर रहा हूँ, भाई जी पॉजिटिव, या इसका मंत्र है, इसका स्लोगन है ऑल पॉजिटिव। इसका स्लोगन है ऑल पॉजिटिव। तो v is equal to u plus gt, v square is equal to u square plus 2gy, and y is equal to ut plus half gt square। ये सवाल सबसे आसान रहते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन है तो g पॉजिटिव ही रहेगा, जमीन से नीचे खड़े होकर ऊपर फेंकोगे तो g नेगेटिव, और ऊपर से नीचे फेंकोगे या छोड़ोगे तो g पॉजिटिव। ऊपर फेंका है तो रिटार्डेड मोशन है, और नीचे फेंका है तो एक्सेलरेटेड मोशन। पिछले केस में आप ये बोल सकते हैं कि मैं यहां से यहां तक मानता हूं कि रिटार्डेड है, और फिर ये तो इस जर्नी में तो स्पीड बढ़ रही है, मैं इसे एक्सेलरेटेड मान लेता हूं। मैं ऐसी कोई इक्वेशन इस जर्नी के लिए लिख लूंगा, मैं इस जर्नी के लिए अलग इक्वेशन लिखूंगा और इस जर्नी के लिए अलग इक्वेशन लिखूंगा, उससे भी आंसर आ जाएंगे। आंसर बहुत सारे तरीकों से आ जाएंगे, पर वो आप कृपया ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप टाइम यहां से नाप रहे हैं तो हाँ, फिर डाउनवर्ड जर्नी जब पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका है और आप टाइम यहां से नाप रहे हो तो हाँ, ये जर्नी एक्सेलरेटेड। फिर तो ऐसा ही हो गया कि आपने ऊपर से इसको छोड़ा है। यार, इसमें आप पहले से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डिफाइन कर चुके, ये इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव थी, और टाइम आप हर पूरी जर्नी का, अगर 4 सेकंड बाद पत्थर हाईएस्ट पॉइंट पे है और 5 सेकंड बाद यहाँ है, और आप ये पूरा टाइम नाप रहे हैं, पूरा टाइम आप यहीं से नाप रहे हैं, इसको 1 सेकंड नहीं कह रहे, 1 सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी को भी आप पूरा 5 सेकंड ही कह रहे हैं फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग। तो फिर भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप ये मत करना कि ये जर्नी, अब यहाँ से अगर मैं टाइम गिनूं तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये सही तो है, पर इसे कुछ समय के लिए अवॉइड करना तो लॉन्ग रन में फायदा होगा। जब पत्थर नीचे से ऊपर जाता है तो इसकी ये वाली जर्नी रिटार्डेड होती है, और जब यहीं से हम छोड़ते हैं तो ये जर्नी एक्सेलरेटेड होती है। आप तो केवल सिर्फ इतनी सी बात को फॉलो करो कि जब जमीन से पे खड़े होकर पत्थर को आपने ऊपर फेंका है तो बस रख लीजिए कि ऊपर जाना और वापस आना पूरा एक ही इक्वेशन से लिखा जा सकता है, और जी नेगेटिव लेकर, क्योंकि ये रिटार्डेड मोशन है। और जब ऊपर से खड़े होकर पत्थर को हम छोड़ रहे हैं या फेंक रहे हैं तो फिर यही डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, फिर हम जी को पॉजिटिव लेंगे। इसको 2 स्टेप में आप बिल्कुल मत तोड़ना कि ये रिटार्डेड मोशन हो गया और ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। खूब टेंडेंसी होगी आपकी, खूब इच्छा होगी
पर अगर आपने रेजिस्ट कर लिया तो लॉन्ग रन में आपको काफी बेनिफिट होगा। किताब की सॉल्यूशन इसमें मत देखना, आप अपने आंसर मैच करना, वो फाइनल आंसर आपके मैच कर जाएंगे। मेनली ये दो टाइप के क्वेश्चंस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आते हैं। आपने टाइप 1 जहाँ लिखा था, जहाँ जी पॉजिटिव लिखा था, जी नेगेटिव लिखा था, उसको भी 5 स्टार दे दीजिए, या चलिए हम बाद में समरी बना लेंगे। अभी मैं टाइप 3 न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, टाइप 3 न्यूमेरिकल। आप टाइप 1 में कहाँ थे? जमीन पे, और पत्थर आपने ऊपर फेंका ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो रिटार्डेड मोशन था। टाइप 2 में आप छत पे खड़े हैं और पत्थर को छोड़ रहे हैं या फेंक रहे हैं नीचे, थ्रोन। और आपने जहाँ लिखा ना टाइप 2, उसमें लिखा आपने ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इज ड्रॉप्ड और थ्रोन डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए, आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है या फेंका है नीचे। अब आप टाइप 3 में ये है कि आप छत पे ही खड़े हैं, छत पे ही खड़े हैं, पर किसी कारण से आप ऊपर वाले से नाराज हैं, तो पत्थर नीचे फेंकने के बजाय आप ऊपर फेंक रहे। अब आप पत्थर आसमान की तरफ उछाल रहे, वो केस सबसे गंदा है, वो डर्टीएस्ट केस है और वो लीस्ट इंपॉर्टेंट केस है, वो आता ही नहीं है। हालांकि ये जो हमारा एग्जाम्पल 3.4 है, ये उसी कैटेगरी में शामिल होता है। तो इसमें लिख दीजिए फ्रॉम हाइट above the ground, object is thrown up, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, and is observed when it is below the point of interest. ये थोड़ा सा इडियोटिक केस है और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये न तो आपके स्कूल एग्जाम में आएगा और ना ही किसी कंपटीशन में आएगा, ये थोड़ा कठिन केस है। सॉल्व करने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, आंसर बहुत सारे तरीकों से सेम आ जाता है। आप छत पे ही खड़े, पहले आप जमीन पे खड़े थे और पत्थर आपने ऊपर फेंका तो जी नेगेटिव है, फिर आप छत पे खड़े, पत्थर आपने नीचे फेंका तो जी पॉजिटिव है। अब आप छत पे खड़े और पत्थर आपने ऊपर वाले की तरफ फेंके, बहुत गुस्सा बढ़ गया है आप, ऐसे देखा है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, मे बी फाइनल वेलोसिटी है, और मे बी ये डिस्प्लेसमेंट है। पत्थर पहले यहाँ था, बाद में फाइनली ग्राउंड पे पहुंचेगा, और जी तो ये होता ही, जी तो ये होता ही है। अब मैं फिर से वही कर सकता हूँ कि मैं इसको ऐसा चूज कर लूँ। रेफरेंस फ्रेम मैंने अब ये अटैच कर दिया, जहाँ जहाँ सब खूब सारी चीजें पॉजिटिव हैं, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मैं वायु को पॉजिटिव ले लेता हूँ। अभी भी मैं वायु को पॉजिटिव नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ। तो अब असली मुद्दे की बात आई, यू नेगेटिव है, वाई ओ यू मान लो, यू तुम नेगेटिव हो गए हो, तुम तभी तो पत्थर ऊपर वाले की तरफ उछाल रहे हो। नेगेटिव आदमी तो ये पागलपन का काम करेगा, बाकी सब पॉजिटिव है। भाई मेरे v की इक्वेशन आएगी -u प्लस जी टी, v स्क्वायर की इक्वेशन आएगी -u का स्क्वायर प्लस 2zy, और y की इक्वेशन आएगी -ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने बना ली, अब खटाखट सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपसे, कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं। सर हाँ बोलिए। सर यू नेगेटिव कैसा है बता देंगे फिर से? यू नेगेटिव आया क्योंकि हमने, भाई अगर इन तीन को आप पॉजिटिव मानोगे तो ये नेगेटिव है ही, ये वेक्टर, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और ये उल्टा है। अगर इन तीन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो ये तो एक नेगेटिव है ही। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन लिया इसलिए। हाँ, ये तो पक्का है कि एक तीन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक की अपवर्ड है, तो बस मैंने मान लिया कि भाई ये डायरेक्शन जो है, मैंने इसको पाए मान लिया।
छत पे जब भी आप खड़े होंगे आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव y मानिएगा, तो ये पॉजिटिव माइनस y डायरेक्शन में है, ये भी डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड्स है, सारी चीजें पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यस सर, आ गया। अब हम लिख रहे हैं इसकी समरी। जो थर्ड केस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलिए खैर समरी लिख दीजिए। केस ए लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए टाइप 1, ऑब्जेक्ट थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड। टाइप 1 है ऑब्जेक्ट थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड, और बस ये लिख दीजिए, इसका मंत्रा है जी नेगेटिव थ्रू आउट, पूरी जर्नी में, चाहे पत्थर ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, जी नेगेटिव। हाँ, अब हम इस पे 5 स्टार दे देते हैं। अब हम इसकी इक्वेशंस नहीं लिख रहे। अगर आपने पत्थर को जमीन पे खड़े होकर ऊपर फेंका है तो जी नेगेटिव है। अब हम सॉर्ट ऑफ रट रहे हैं, हाँ मोशन रिटार्डेड है ये लिख सकते हैं। मोशन रिटार्डेड है तो जी तो नेगेटिव है ही। टाइप 2 में from top of a building, object thrown down. From top of a building, object thrown down. तो अब मोशन एक्सेलरेटेड है, अब मोशन एक्सेलरेटेड है और जी पॉजिटिव, इस पे भी 5 स्टार। अब मोशन पॉजिटिव है, इस पे भी 5 स्टार। और टाइप 3 में फ्रॉम अ हाइट ऑब्जेक्ट थ्रोन फर्दर अप, ऊपर खड़े होकर पत्थर को और ऊपर फेंक रहे हो, पगला गए हो, यू आर अ नेगेटिव पर्सन, यू नेगेटिव। इस पे मैं 1 ही स्टार दे रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यू नेगेटिव। जमीन पे खड़े हैं, पत्थर को ऊपर फेंका है तो ये तो रिटार्डेशन है। टाइम भी वहीं से थ्रू आउट गिनेंगे, जब आपने पत्थर फेंका था वहीं से पूरा टाइम गिनेंगे, जर्नी को बीच में तोड़ेंगे नहीं। आना और जाना मेरे लिए तो सब एक ही बात है। मैं तो पूरी जर्नी को रिटार्डेड कहना चाहता हूँ। जी को थ्रू आउट नेगेटिव लीजिए। हाँ, छत पे खड़े हैं और पत्थर को नीचे छोड़ा है या फेंका है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और अब जी पॉजिटिव। पर इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी इसके पहले। ये जब ये अगर नीचे से आके ऊपर, अब अगर ऊपर आया और फिर नीचे जा रहा है तो फिर ये अलग ही केस है। हाँ, तुमने इसको छत पे ही पहले तुम खड़े थे, इसकी और कोई जर्नी इसमें है नहीं, पहले इसकी हिस्ट्री नहीं है कोई, बस इसको तुम छोड़ रहे हो या फेंक रहे हो ऊपर से सीधे, तो ये एक्सेलरेशन का केस है। और एक्सेलरेशन का केस है तो जी पॉजिटिव। हाँ, तुम छत पे खड़े हो और पत्थर भगवान की तरफ फेंक रहे हो तो सिर्फ तुम नेगेटिव, यू नेगेटिव, बस। अब इतना कराने के बाद मैं एग्जाम्पल 3.4 फाइनली आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इसको इसने कई मेथड से सॉल्व किया है, मैं तो सिर्फ अपने ही मेथड से सॉल्व करूंगा, यू को नेगेटिव लेते हुए। कहता बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो y है इसे आप चाहें तो हाइट कह सकते हैं, ये 25 है और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, ये u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। How high will the ball rise? How high will the ball rise? ये हाइट पूछा, ये ए पार्ट। हाँ, मुझे पता है ऐसे आके ऐसे ही जाएगा, पर इस जर्नी इस हाइट को नाम है, इस हाइट को नाम है जर्नी की एच मैक्स कह देगा। यही पार्ट का पहले निकाल, तो ऐसे जाके ऐसे आएगा, जिसका नाम चलो मैंने एच बोल दिया या कुछ भी नहीं बोलता या एच लिख देता हूँ, ये एच मैक्स है। अब मुझे एच मैक्स की एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी और वो ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। यहाँ वेलोसिटी 0 होगी और फिर ये वापस अपनी जर्नी पे आएगा, ग्रेविटी में तो है ही,
तो एक पॉइंट पे 5 स्टार लगा के लिख दीजिए, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी, at highest point of the journey, velocity is equal to 0. सर इनिशियल वेलोसिटी ना? नहीं, फाइनल वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, मतलब यहाँ से मैंने देखा तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी फिर मैं फाइनल कहूँगा, इनिशियल वेलोसिटी केवल ये है, at highest point of the journey velocity is 0, और वो फाइनल वेलोसिटी होगी। जर्नी यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ ये जर्नी की फाइनल वेलोसिटी है, तो v को 0 डालना पड़ता है, v को 0 डालना पड़ता है। h max आपको निकालना है, तो v square is equal to minus rho square plus 2g y, फाइनल वेलोसिटी 0 है, हो गया u square plus 2g y। अब की बार मैं अगर h max ले रहा हूँ, अगर ये h max है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, अगर ये h max है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें इसको कब ऑब्जर्व कर रहा हूँ जब ये पॉइंट ऑफ पोजीशन के नीचे नहीं है। आप जरा ध्यान से मेरा हेडिंग देखिए, टाइप 3 वाला, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देख रहे हैं और ऊपर, और तब ऑब्जर्व कर रहे हैं व्हेन इट इज बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर ये यहाँ कहीं होता ना तो ये टाइप 3 का सवाल होता। अभी आप ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ टाइप 3 क्वेश्चन, इट इज नॉट अ टाइप 3 क्वेश्चन because the object is observed at a point, object is observed at a point which is above the point of projection. Point of projection ये है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। अगर ये वापस नीचे आ रहा होता, मुझे छत पे खड़े होकर ऊपर देखना पड़ रहा है तो अलग केस है, मैंने फेंका तो ऊपर ही है पर नीचे देखना पड़ रहा है तो अलग केस है। तो अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से जाके यहाँ कहीं होता ना या यहाँ होता ना तो ये मेरा टाइप 3 प्रॉब्लम होता और मैं इसमें U नेगेटिव लेता, पर अभी इट इज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेरा जो टाइप 1 था ना उसमें मैंने कहा था कि जहां से भी मैंने पत्थर फेंका है, अगर पत्थर तो मैं तब देख रहा हूँ जब वो अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ये टाइप 1 सवाल। आप एक्चुअली इसको ग्राउंड मान सकते हैं, इसको ग्राउंड मान सकते हैं, और यहाँ से कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की सॉल्यूशन आप ना देखें इसमें तो बेटर रहेगा, नहीं तो आप लिख दीजिए, चलिए द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज द ग्राउंड। बिल्डिंग के टॉप को आप ग्राउंड मान लीजिए। एंड नाउ ऑल हाइट्स शुड बी मेजर्ड फ्रॉम अवर न्यू ग्राउंड। ये हमारा नया ग्राउंड है, हम हाइट्स यहीं से नापेंगे। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि ऑब्जेक्ट इज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो फिर here when the object is thrown up, its upward journey is retarded। ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंका है तो इसकी अपवर्ड जर्नी रिटार्डेड है, अपवर्ड जर्नी रिटार्डेड है। therefore g negative, v square is equal to u square minus 2gy when y is equal to h max, v is equal to 0, so 0 square is equal to u square minus 2g h max। इस जर्नी के लिए जब आप ऊपर देख रहे हैं, आपने ऊपर फेंका है और आप ऊपर ही देख रहे हैं, तो ये जी नेगेटिव वाला केस है। आप अगर हाइट भी यहीं से नाप रहे हैं, टाइम भी यहीं से नाप रहे हैं, तो आपको क्या जरूर मतलब है कि आप इसकी कल्पना करें, यही आपका नया ग्राउंड है क्योंकि आप हाइट यहीं से नाप रहे हैं। तो बेसिक इक्वेशन तो ये है जी नेगेटिव, पर अगर मैं y को h max लिख रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाती है फाइनल वाली। तो 0 स्क्वायर is equal to 2g h max, u square is equal to 2g h max,
एच मैक्स है और यू स्क्वायर बाय 2g है, यू का शायद 20, जी हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा 10 लिया तो ले लेते हैं। न्यूमेरिकल में साफ साफ बोला है लास्ट लाइन में टेक g इक्वल टू 10। अगर न्यूमेरिकल g को 10 नहीं बोलता है तो आपको g को 10 लेने का कोई हक नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो आप g को 10 फिर भी लेके अंदाजा ले सकते हैं। u स्क्वायर बाय 2g, एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, इसका h मैक्स की आंसर आया 20 मीटर। ये आंसर हमारा मैच कर रहा है। मैं आपको एक बार फिर समझा दूं कि हमने यहाँ से फेंका है और ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा होता, अब हम फेंका तो हमने ऊपर है पर हम नीचे देख रहे होते हैं तो टाइप 3 होता। ऊपर फेंक के नीचे ढूंढ रहे हो तो तुम तो पूरे गए, तुम्हारी तो गई, तो यू तो तुम नेगेटिव हो ही। पर अगर ऊपर फेंका है और ऊपर ही देख रहे हो तो ये रिटार्डेशन वाला केस है। तो मैंने इसे रिटार्डेशन वाला केस लिया, जी को नेगेटिव डाला। अगर एच मैक्स की बात करूं तो उस जगह वेलोसिटी 0 होती है। इस इक्वेशन में मैंने y को एच मैक्स डाल दिया और v को 0 डाल दिया और बस सॉल्व कर दिया। एच मैक्स का मेरा आंसर आ गया 20 मीटर। मैं तो यही चाहूंगा कि आप इसी मेथड से करें, एनसीईआरटी के मेथड का को फॉलो ना करें। तो एक पार्ट इसमें बी पार्ट कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब ये मेरा सवाल आ गया, अब इसके ग्राउंड के आने की बात है। अब लिख दीजिए पार्ट डी में इट हिट्स द ग्राउंड। सर हाँ, आपने पहले वाले पार्ट में एच मैक्स की वैल्यू क्या ली थी? एच मैक्स हमने ली नहीं है, एच मैक्स हमने कैलकुलेट किया है सॉल्व करके। अच्छा, ओके सर, सॉरी सर अपने y को h max इसलिए लिया है क्योंकि वो ऊपर का ही हमें कैलकुलेट करना है। मेरे को जिस पॉइंट पे निकालना था उसने कहा था कि आप इसका एच मैक्स निकालिए, तो मैं उस पॉइंट को उसने कहा था मैक्सिमम हाइट निकालिए, तो मैंने उसी को एक नाम दे दिया। उस y को जो मुझे निकालना है उसका नाम एच मैक्स हो सकता था, तो मैंने उसका एक नाम दे दिया, हाईलाइट कर दिया अननोन को। मुझे अननोन को हाईलाइट करना है इसलिए मैंने y को एच मैक्स लिख दिया। ओके सर। अब पार्ट बी सवाल में, पार्ट बी में लिख दीजिए, पार्ट बी द ऑब्जेक्ट इज बैक ऑन द ग्राउंड। Object is on the ground, so object is below the point of projection. Object is below the point of projection. और क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे है, therefore it is type 3 numerical. It is type 3 numerical. So we will take G as negative. इसलिए हम G को U को नेगेटिव लेंगे, इसलिए हम U को नेगेटिव लेंगे। अब इक्वेशन है ये वाली हाइट मुझे अब क्या है, अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ऐसा लिख दीजिए, इनिशियल पोजीशन इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, initial position of the top of the building and final position is the bottom of the building. Final position bottom of the building है, उसमें distance तो ये पूरा है, distance इतना है, पर displacement केवल ये है। So displacement is equal to the height of the building. Displacement is equal to the height of the building. सर डिस्प्लेसमेंट वाला रिपीट कर दीजिए। डिस्टेंस जो है वो ये पूरा है। मैंने कहा कि इनिशियल पोजीशन ये है पत्थर की और फाइनल पोजीशन ये है पत्थर की, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है। डिस्टेंस इन एक्चुअल पाथ फॉलोड और डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड। सो फाइनल फैसला ये है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 25 मीटर। अगर पत्थर ग्राउंड पे आ रहा है, वापस फेंका था आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, और ये फाइनली है वापस ग्राउंड पे, फाइनली है वापस ग्राउंड पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन 25 मीटर।
मैं इक्वेशन शायद ये लिखूंगा, पता नहीं मुझे क्या निकालना है। एक बार अननोन को दोबारा बार बार पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, नॉर्मल लॉन्ग लेते हैं, टाइम निकालना है। हाँ, टाइम निकालना है तो मुझे यही इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है और ये y दिया है। y है 25, u है 20 plus half into 10 into t square. So 25 is equal to minus 20t plus 5t square. 5t square minus 20t minus 25 is equal to 0. पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो t square minus 4t minus 5 is equal to 0. अब मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इस सवाल को सॉल्व करने का एक ही फायदा है कि आपके सामने कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल आ तो रहा है। फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं, पर मैं जानबूझ के फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना चाहूंगा। मुझे तो पता है -4 into -1, मैं इसका जो ax² plus bx plus c is equal to 0 से कंपेयर करता हूँ, तो x के बदले t ले लूंगा। a यानी इसका कोएफिशिएंट जो कि 1 है, और b यानी -4 है, और c यानी -5 है, और t की इक्वेशन हो जाएगी -b plus -b square minus 4ac/2a। ये पूरा ध्यान से लगाऊंगा। -b ये -4 हो गया, प्लस -b स्क्वायर ये है -4 का स्क्वायर माइनस 2ac, a है 1 और c है -5 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1, तो हो गया +4, तो पूरा ध्यान से लगेगा, प्लस माइनस ये हो गया 16 और ये हो गया +10, 5 to the 10 upon 2 plus 10 √26 लेना पड़ेगा मुझे, तो फिर अप्रोक्सीमेटली मैं 5 ले सकता हूँ। ये 26 आ रहा है, इसे आप 25 ही मान लीजिए, तो 4 ± 5/2 हो जाएगा। टाइम नेगेटिव तो आएगा नहीं, 9/2 मेरा तो 4.5 आ रहा है। सर आपने 4ac की जगह 2ac लिखा है। मैं इसको पूरा दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ। सर आपने 4ac की जगह 2ac लिखा। सर इक्वेशन सही। चलिए 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। डिसाइड हो गया कि फेंका यहाँ से और देखना है ग्राउंड पे, तो u नेगेटिव है और पूरा डिस्प्लेसमेंट है 25 is equal to -ut -20t plus ½ g and 5t square। ये इक्वेशन, u को मैं नेगेटिव लूंगा, बाकी सबको मैं पॉजिटिव लूंगा, तो 5t square -20t -25 to 0। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो t square -4t 5 4 20 -25 5 5 25 is equal to 0। अब a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to -5, formula है t is equal to -b plus -b square minus 4ac upon 2a, तो हो गया -b यानी 4 plus -b square यानी 16 minus 4ac 4 और ये हो गया a यानी 1 और c हो गया -5। हाँ, ये 20 बन रहा है, ठीक है, अपॉन 2a, तो ये 4 प्लस माइनस 16 प्लस 20 36 और 36 का रूट है 6, ये ऐसा आ गया, तो ये हो गया 4 - 6/2 या 4 + 6/2, तो हो गया -1, 10/2 5। ये आंसर आ रहा है, ये कंप्लीट इसकी सॉल्यूशन है। एक नहीं, जरा सी भी कोई मिस्टेक हो जाए, यहाँ पर एक छोटी सी कोई मिस्टेक हो गई, 4 की जगह पता नहीं कैसे 2 लिख दिया। 4ac होता है -b plus -2 बीच में प्लस 4ac/2 है, पता नहीं यहाँ मैंने कैसे 2 कर दिया और उसका पूरा सारा का सारा सब कचरा हो गया। पूरी 1 घंटे की मेहनत बेकार हो गई।
एक सिली मिस्टेक इतना ज्यादा नुकसान आपको क्रिएट कर सकती है। अब हमें एक बात ये देखनी है कि टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, टाइम है फाइनल पास है। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात गलत है। हाँ, इस सवाल में टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव तो हो सकता है, आज से 1 साल पहले जो था वो -1 ईयर था। आज अगर मैं t0 मान रहा हूँ, अब से 10 मिनट पहले का जो टाइम है वो -10 मिनट है। ऐसा नहीं है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। आपसे जो भी आज आप t0 मान रहे हैं, आपसे जो भी थोड़ी देर पहले का टाइम है वो नेगेटिव टाइम है, जो थोड़ी देर बाद का टाइम है वो पॉजिटिव टाइम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। पर यहाँ टाइम नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि पत्थर आपने फेंका, उसके 1 सेकंड पहले ही वो जमीन पे आ चुका। दिस इज माई t0। यहां से मैं t0 नाप रहा हूं, तो मेरे फेंकने के बाद किसी पॉजिटिव टाइम के बाद पत्थर यहाँ आएगा ना। आप अपने स्कूल एग्जाम में ये लिख सकते हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी कभी हम बोलेंगे आपसे कि t=-5 सेकंड पे आप इसकी लोकेशन बताइए, x की इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे t=-5 सेकंड पे बताइए, तो वो सवाल होंगे, डिस्कस होंगे, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो आप यही कहिए कि यहाँ टाइम माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ टाइम माइनस होने का मतलब है कि t=0 तो ये है, और माइनस मतलब आपने फेंकने के पहले ही पत्थर जमीन पे पहुंच गया था, इसलिए टाइम माइनस नहीं हो सकता। अदरवाइज किसी दूसरे सवाल में t माइनस हो सकता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लास्ट बात मैं आपसे यहाँ और क्लियर कर रहा हूँ, एक आखिरी बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, और वो ये कि जब पत्थर जमीन पे पहुंच जाता है, जब पत्थर जमीन पे गिर जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। ये फाइनल वेलोसिटी कभी कभी हम लोग गलती से 0 ले लेते हैं। जब पत्थर जमीन पे गिर जाता है ना, तो गिरने के जस्ट पहले जो उसकी वेलोसिटी है, ग्राउंड को टच करने के जस्ट पहले, वो फाइनल वेलोसिटी कही जाती है। आपको लगेगा कि पत्थर तो जमीन पे गिरा और वहां रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक वार्निंग लिख दीजिए, एक वार्निंग लिख दीजिए कि when object falls on the ground, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिर जाता है, तो इट इज रॉन्ग टू अस्यूम दैट the final velocity is 0. अब ये कहना गलत है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब ये कहना गलत है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। लिख दीजिए बात। Here final velocity means the velocity just before reaching the ground. Here the final velocity means the velocity just before reaching the ground. तो जब भी पत्थर ग्राउंड पे गिरता है, तो आप उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 मत भूलिए। ठीक है, मैं आपको समरी दे दूं कि जब पत्थर को आपने जमीन से ऊपर फेंका है, तो रिटार्डेड मोशन है g नेगेटिव। छत पे खड़े हैं, पत्थर को नीचे फेंका है, एक्सीलरेटेड मोशन है g पॉजिटिव। जब आप छत पे खड़े हैं, पत्थर को और ऊपर फेंक रहे हैं, तो u नेगेटिव। हाँ, अगर आप उसमें h मैक्स पूछ रहे हैं, तो आपने फेंका यहाँ से है और आप h मैक्स पूछ रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फेंका यहाँ से था, अगर यहाँ देखेंगे तो हाँ u नेगेटिव लेंगे, पर अगर ऊपर देख रहे हैं तो एक्चुअली ये वही केस है, जब आपने पत्थर को ऊपर फेंका है तो इसमें g नेगेटिव लेना पड़ेगा। और h मैक्स वो जगह होती है जहां फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अगर आपको यहाँ की बातचीत करनी है, तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप पहले ये निकालें, इसका टाइम निकालें, फिर ये डिस्टेंस निकालें और फिर इसका टाइम निकालें और सारे टाइम ऐड कर दें, पर ये सब बेकार ही रहेगा। अगर इस जर्नी को आप 2 भाग में या 3 भाग में तोड़ रहे हैं, तो बहुत ही गलत करेंगे। कृपया ना करें, ये ना करें कि ये एक जर्नी हो गई और ये एक जर्नी हो गई, ऐसा ना करें। या ये ना करें ये एक जर्नी हो गई, ये एक जर्नी हो गई और ये एक जर्नी हो गई, ऐसा ना करें। एक पूरे सवाल को एक ही इक्वेशन से सॉल्व करना है आपको। अगर ये पूरा टाइम पूछ रहा है भाई इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द टावर के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी में नेगेटिव लूंगा और इक्वेशन बनाऊंगा h = -ut + ½ से, और इस एक इक्वेशन से फाइनल टाइम आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। 4ac की जगह मैंने 2ac कब लिख दिया पता ही नहीं पड़ा। और एक आखिरी बात मैंने बताई थी कि जब वापस ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिर रहा है,
तो आप ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को 0 न लें। ग्राउंड को टच करने के जस्ट पहले, ग्राउंड को टच करने के जस्ट पहले जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, एक्चुअली वो फाइनल वेलोसिटी। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर नाउ।